जो ज़रूरी आज आप देख रहे हैं कि सियासी महाज पे जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जो आपके मीडिया की स्क्रीन के जीनत बने हुए हैं। उन इश्यूज़ में जो कल मिनिस्टर लॉ और हमारे एडवाइज़र ऑन एहतसाब उन्होंने दिल से बयान किया, लेकिन नाव बका और चीखो पुकार अभी जारी है। और आप देख रहे हैं कि जाती उम्रा के जो चाकरों की फहरिस्त है, उसमें आपस में चाकर आज़म बनने के लिए रेस जारी है। और वर्कर्स कन्वेंशंस के अंदर आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के ज़िले सुबहानी से वफादारी और क्रेडिट लेने का जो सिलसिला है वो रात की तारीकियों में भी जारी है। और देखना ये है कि जहाँ जो स्टेटमेंट इनको देनी है वो फोरम वर्कर्स कन्वेंशन है या अदालतें हैं, और जहाँ इनसे सबूत मांगे जाते हैं वहाँ ये लाल से काम लेते हुए फरार हासिल करते हैं। और एक कठपुतली वजीर आज़म जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, मुख्तसर सी मुद्दत में उस कठपुतली वजीर आज़म को ज़िले सुबहानी ने अपनी चापलूसी और खुशामद के लिए चुना था। तो उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो 2017 और 18 के अंदर उनको मौका मिला, उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड कायम किए और उनकी तफसीलात जो हैं वो मैं आपको ये शेयर करूंगी कि शाहिद हकान अब्बासी साहब इस कौम को किस अंदाज से उन चंद माह और एक ऑलमोस्ट 2017 से 2018 का जो पीरियड है उसमें किस तरह जहर के टीके लगा के गए इस मुल्क की मईशत को, और कौमी खजाने पे किस अंदाज से उन्होंने हर चोर और दरवाजे से वारदात डाली। और 2017 में उन्होंने 9 दौरे किए और वो ऑफिशियल विजिट थे जिसमें 24 दिन वो मुल्क से बाहर रहे और 109 लोग अपने साथ डेलीगेशन की शक्ल में लेके गए। 111.74 मिलियन उस पर खर्च किए। 2018 में 10 दौरे किए। एक ऐसा तफैली वजीर आज़म कि जिसका अपना मैंडेट नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में उसको चुना था कि ये मुल्क का वजीर आज़म होगा, वो ज़िले सुबहानी की ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए और उनके कारोबारी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने आए थे। उन्होंने 2018 में 10 दौरे किए, 26 दिन फिर वो मुल्क से बाहर रहे और 105 उन्होंने डेलीगेशन के मेंबरान अपने साथ लेके जाते रहे और 147.8 मिलियन जो है वो अखराजात की मद में उन्होंने कौमी खजाने को वो झटके लगाए उस मईशत को। और आज यानी टोटल 19 दौरे, 50 दिन मुल्क से बाहर, 214 डेलीगेशन के मेंबरान, 259.59 मिलियन। ये इसको जब आप मिलियन को रुपये में ज़रब दें तो आपको ये हकीकत खुल जाएगी कि ये करोड़ों के सौदागर जो हैं वो
किस तरह अरबों पे हाथ साफ करते रहे। ये टिप्स की मद में जिले सुबहानी के कठपुतली ने 5.48 मिलियन सिर्फ उस दरबारी की हैसियत से जो खुद दरबारी था, वो दरबारियों को टिप देता रहा और 5.48 मिलियन इस कौम के गरीब के टैक्स पेयर का पैसा लुटाता रहा, खुशामदियों में बांटता रहा। टीएडीए की शक्ल में 12.26 मिलियन, गिफ्ट्स की शक्ल में 7.85 मिलियन, मील्स जो कहते थे ना कि हम अपने घर से खाते हैं और इतना सादा लो, प्राइम मिनिस्टर जो था 8.99 मिलियन खाने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो अपनी ज़ात पे, एक तो है ना कि आपको डेलीगेशन आया, कोई हेड ऑफ द स्टेट आया, कोई आपका बैरून ममालिक के साथ जो कंपल्शन है कि आपने एक्सचेंज ऑफ विजिट्स में उनको होस्ट करना है, एक है आपका पर्सनल एक्सपेंस। तो ये मैं उनका पर्सनल एक्सपेंस आपके सामने शेयर कर रही हूँ। होटल अकोमोडेशन में 75.17 मिलियन, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स 16.52 मिलियन, और ग्राउंड हैंडलिंग अब वही बता सकते हैं कि वो कौन सी ग्राउंड हैंडलिंग वो करते रहे जिसकी कीमत ये कौम अदा करने जा रही है। 41.85 मिलियन, ट्रांसपोर्ट की शक्ल में 54.99 मिलियन, और जो एयर फेयर है 36.43 मिलियन। और जो लंदन और यूके की यात्रा इन्होंने की और पूरी कौम इसको हक बजाना में पूछने के लिए कि उन 3 दौरों में जिस पे 37.73 मिलियन खर्च हुए, वो ज़िले सुबहानी की वहाँ प्रॉपर्टीज़, जायदादें और उनकी औलाद के साथ जो गठजोड़ था, उसके अलावा मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ उन विजिट्स का। सऊदी अरेबिया में 3 दौरे इन्होंने किए, 10.25 मिलियन, टर्की 3 दौरे 21.71 मिलियन, और अफगानिस्तान के 2 दौरे 5.65 मिलियन। इशू इसमें एक तो आपकी कौमी और मुल्की फ़राइज़ की अदायगी की जिम्मेदारियाँ, और एज आ हेड ऑफ द स्टेट, एज आ हेड ऑफ द कंट्री वो आप करें, लेकिन देखना है कि इन दौरों को जो शाहिद हकान अब्बासी साहब ने किए, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ। और कर्ज़ों की शिकंजे में जकड़ी ये कौम जो थी, जिसके नाम पे आप कर्जे लेके ज़ाती शाह खर्चियाँ करने में मसरूफ़ थे, वो साहब आजकल जिनको कौम की अवाम की अदालत में आके जवाब देना चाहिए, वो वर्कर्स कन्वेंशन में खड़े हो के आस्तीने चढ़ा के वो इस हुकूमत से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जवाब मांग रहे हैं। इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया क्या होगा कि एक आप चोरी करें और फिर आप ऊपर से सीना जोरी करें। इसी तरह की एक आवबका आपको सिंध की उस धरती से एक आवाज़ गूंजती नज़र आई रात के अंधेरे में। और ये भी पाकिस्तान की तारीख का और इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है कि सखर के अवाम रात 12 बजे अंग्रेज़ी में एक साहब उनसे मुखातब थे, और ये हकीकत खुल जाती है कि वो सखर के अवाम को मुखातब नहीं थे, वो किसी बैरूनी आका को मुखातब थे। और वो ये कह रहे थे कि सिंध के उस ज़िमनी इलेक्शन में जो घोटकी में हो रहा है, वहाँ धांधली होने जा रही है। भाई इसीलिए मैं कहती हूँ कि नौमलूद सियासी बलूगत सियारी ये जो गैंग है, इसको समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने जो तैनातियाँ की हैं वहाँ जिस अमले की, वो वज़ीर आला सिंध को जवाब दें। और ये कंसर्न सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है
कि सिंध के अंदर उस हल्के में जो इलेक्शन हो रहा है, जो हमारा मुखालिफ कैंडिडेट है, पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती में वो इलेक्शन लड़ रहा है। मुतलका थाना उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहा है। तमाम महकमे वजीर आला सिंध की आशीर्वाद से तरक्याती मंसूबों का वहां बेदरेग ऐलान और उनका वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इलेक्शन कमीशन से बार बार एप्लीकेशंस दे के उनकी तवज्जो मबजूल करा रही है कि ये क्या सिंध में कोई और कानून राइज है, क्या इलेक्शन कमीशन के कायद जवाबत जो है सूबाई हुकूमत उसके ताबे नहीं है। तो बजाय इसके कि वो हमारे सवाल का जवाब दे, उन्होंने उल्टी गंगा बहाई रात को। उन्होंने कहा कि सिंध में हमारा मैंडेट चोरी होने जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको ये समझ आ रही है कि सिंध की अवाम ने आपकी करप्शन से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है और आपकी तमाम तर सिंध की हुकूमत की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद अगर सिंध के अवाम आपसे छुटकारा हासिल करने का फैसला कर चुके हैं तो आप बहादुरी से उसका सामना करें। और इलेक्शन के रिजल्ट इलेक्शन वाले दिन, चूंकि हमारा कंसर्न है, वी आर द विक्टिम्स, फिर भी हम कहते हैं कि वहाँ फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और सिंध की इंतजामिया उसके अंदर दखल अंदाजी से बाज रहे और उस फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से बिलावल साहब आप जितनी आओ बका उस इलेक्शन पे रात अंग्रेजी में कर रहे थे, मुझे खुशी होती कि अगर सिंध के अंदर दम तोड़ते जो बच्चे हैं आप उनकी तरफ भी तवज्जो मबजूल करें। और इसके साथ साथ जो वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर आप देखेंगे कि जिस जिस की चीख जोर से बुलंद हो रही होगी, जो आगे बढ़ बढ़ के वजीर आजम पाकिस्तान की किरदार कुशी में मसरूफ नजर आएगा, ये साबित होता जाएगा कि सिसिलियन माफिया गॉडफादर की जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने इनके लिए वो अल्फाज का चुनाव किया था, वो एक एक शख्स पे सेट बैठती जाएगी और ये इस हकीकत की तरफ निशानदेही होती जाएगी कि माफिया जो है वो उसका कंडक्ट क्या होता है कि पहले वो किसी को जो करप्शन से उसने रिसोर्सेज इकट्ठे किए होते हैं और अपनी बिजनेस एम्पायर जो बनाता है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से माल इकट्ठा करता है। फिर अगर उसके रास्ते में कोई दीवार या हर्डल या स्पीड ब्रेकर आता है तो वो उसको पहले ब्लैकमेल करता है। अगर कोई ब्लैकमेलिंग से उनके रास्ते की दीवार गिरती नहीं तो फिर वो उसको ताकत से बुलडोज करता है, प्रेशराइज करता है और रिश्वत से उसका ज़मीर खरीदने की कोशिश करता है। और अगर वो तब भी उसके रास्ते में खड़ा नजर आता है तो फिर वो पुलिस मुकाबलों के जरिए आबद बाक्सर जैसे पुलिस के ऑफिसर्स के जरिए उनको ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता है। तो ये तमाम वारदातें, हथकंडे और रुझान इस जमात ने जो मुतारफ कराया वो उसकी डेफिनेशन आला अदलिया के सबसे बड़े सीनियर जज और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने उनको उस सिंपल डेफिनेशन में उस कंडक्ट को प्रो के साबित कर दिया कि हर वो अमल जो नून लीग का है वो उसी माफिया की तरफ अपना एक्शन और तारफ
वो गठजोड़ है इनका। तो मैं मीडिया से ये गुजारिश करती हूँ कि जो हमारे सियासी उफक पे जो चाकरी का इस वक्त रवाज आम हुआ है, नून लीग की जो लीडरशिप का वर्कर कन्वेंशन के जरिए जिस अंदाज से हमारी क़यादत को टारगेट करके मिलान करने का एजेंडा लेके चल रहे हैं, इन सब का आप समझते जाएं कि जिस को नैब का बुलावा आ रहा है और हिसाब किताब मांगा जा रहा है, अदालतें बुला रही हैं, उसकी आओ बका एक आजकल मिसिंग पर्सनल है ख्वाजा आसफ साहब। ख्वाजा आसफ साहब के हवाले से पिछली कैबिनेट मीटिंग में चूंकि मेरा और उनका चोली दामन का साथ है और एक शहर से होते हुए उस दिन ये मिस हो गया। शफकत महमूद साहब उनकी आला सफ़ात को उस तरह से बयान ना कर सके जिस तरह मुझे ये वो दस्तरस है उनकी शहर का एक बासी होते हुए। तो उस दिन कैबिनेट ने एक बहुत अहम फैसला किया जो मीडिया से आंखों से कहीं नज़रअंदाज हो गया, उजल हो गया, कि कैबिनेट ने बाकायदा मंजूरी दी कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का वजीर दिफा रहा है, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट फॉरेन मिनिस्ट्री उसको हेड करता रहा है और जो वाटर एंड पावर का मिनिस्टर रहा है, वो शख्स जो है वो किसी गैर मुल्की कंपनी की से तनख्वाह लेता रहा है, उसका मुलाजिम रहा है। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लिहाजा मिनिस्ट्री इंटीरियर को ये पाकिस्तान की कैबिनेट ने उस कैबिनेट के अंदर बैठ के उनको ये केस रेफर किया और हदायत जारी की हैं कि वो इस हवाले से तहकीकात करें और कैबिनेट के सामने और मीडिया के सामने वो तमाम उन हकायक की रोशनी में जो उसके साथ जुड़े तमाम दरपर्दा और पसपर्दा वजूहात और महरकात हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का ज़ामन डिफेंस मिनिस्टर वो किसी और मुल्क के लिए काम कर रहा हो और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन गया हो। तो लिहाजा उस दौर में जो मुआहदे हुए, उस दौर में जो आपकी डिफेंस रिलेटेड मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs हुए और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े जितने भी इक़दाम हैं उनको वैल्यूएट किया जाए और मुतलका कंपनी का भी जायज़ा लिया जाए कि ये दुबई में बैठी ये कंपनी इसका बैनुल-अक़वामी सतह पे किस किस मुल्क के साथ मफाद वाबस्ता है और हमारे कौमी राजों की दस्तरत किस किस मुल्क तक हुई और ये सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है और हुकूमत ने मिनिस्ट्री इंटीरियर को इसके हवाले से हकायक इकट्ठे करने की जिम्मेदारी दी है। तो आई एम श्योर कि जल्द इस हवाले से जो हकायक सामने आएंगे हम मीडिया को उस पर अपराइज करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। दो क्वेश्चन जी, क्योंकि फिर आपका जी नासिर साहब। देखिए, जो आपका पहला सवाल का हिस्सा है उसमें कल तफसील से रेलिवेंट मिनिस्टर्स ने बात की है और सुप्रीम कोर्ट भी अपने उस
जज साहब के हवाले से तरजीहात तय कर चुकी है और उन्होंने उसको सो मोटो भी ले लिया है और तारीख भी फिक्स कर दी है। और मेरा ख्याल है कि हमें उसमें कमेंट्स उस वक्त तक नहीं करने चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई हतमी फैसला नहीं कर देती। हाँ, जो उनका एफिडेविट है वो आई ओपनर है और वो एक दफ़ा फिर उस माफिया की तरफ निशानदेही करता है कि वो कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई इस्तेमाल नहीं होता तो उसको किस तरह टिश्यू पेपर की तरह फेंकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इंशाल्लाह वो तहकीकात के बाद जो हकायक सामने आएंगे वो आपसे शेयर होंगे। जो दूसरी बात आपने की, देखिए इस मुल्क के अंदर अब वक्त आ गया है कि हमें जब उस स्टेटस को चैलेंज करना है तो रेजिस्टेंस आनी है। जब आपने बिजनेस एज यूजुअल जो हो रहा था आपने उसका हिस्सा नहीं बनना, आपने रिफॉर्म्स एजेंडे की तरफ जाना है और टैक्स रिफॉर्म जो इस मुल्क की ज़रूरत है आपने उसको यकीनी बनाना है। तो फिर जो स्टेटस को के बेनिफिशरीज हैं वो फिर आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। हमें ताजरों की मुश्किलात को दो तरह से देखना है, एक वो जो जेन्युइन है और जहाँ कहीं वाकई उससे मुल्क की मईशत को और इस मईशत के पहिए को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम्स दरपेश हैं, उसमें बैठ के बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन दूसरा है कि जिसमें सिर्फ कोई मिडल मैन चाहता है कि वो किसी सियासी जमात का ट्रेडर विंग बन के उसके सियासी एजेंडे को आगे लेके चले और मुल्क में अफरा तफरी फैला के, आपको पता ही है कि एक ताजर पेशा जमात जो है उसने सियासत की ही तजारत समझ के, तो जिसने सियासत तजारत समझ के की उसके साथ जो उनके ट्रेडर्स विंग हैं वो गठजोड़ में खड़े नजर आएंगे। हुकूमत जो असल ट्रेडर है जिसके साथ हुकूमत की और मुल्क की और मईशत की वो तरक्की का पहिया जुड़ा हुआ है, उसको हम अपना कलीदी पार्टनर समझते हैं। उनके जितने जायज़ इश्यूज हैं उस पर बातचीत में कोई हर्ज नहीं और उसके दरवाजे खुले हैं। उसके लिए उन्हें हड़तालों पर जाके अपनी बात मनवाने की ज़रूरत नहीं दरपेश होनी चाहिए। उसके लिए FBR, RID और मुतलका प्रोविंशियल इंडस्ट्रियल आपकी जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज हैं वो उस पर काम कर रहे हैं और उनके साथ डायलॉग में मसरूफ़ हैं। लेकिन जो हटदर्मी से ब्लैकमेलिंग से किसी सियासी एजेंडे को आगे लेके चलना चाहते हैं उनके लिए फिर तरजीहात अलहदा तय होंगी। और मैं पुरुमीद हूँ कि ये हमारा भटके हुए कुछ ऐसे सियासी ताजर जो कि तजारत के साथ सियासत को जोड़ के किसी सियासी जमात को ऑक्सीजन देना चाहते हैं वो इस तरह के हरबों से बाज रहें और पाकिस्तान की मईशत का और तरक्की का जो पहिया है उसको आगे चलने दें और इसी से रिफॉर्म्स आएंगी तो मुल्क जो है आगे बढ़ेगा और हुकूमत किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। हम रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेंगे और जो आपके FBR के सेट फॉर्मेट और निज़ाम है, क्योंकि ये मुल्क बगैर नहीं चल सकता। इस मुल्क ने अब कर्जों से नहीं चलना, इस मुल्क ने अब मांगे तांगे से नहीं चलना, इस मुल्क ने अपने पाँव पे खड़े होना है और वो रेवेन्यू जनरेशन आपको टैक्स रिफॉर्म से लेनी है। और जो जो जहाँ जहाँ इससे पहले आप आज मैं वो देख रही थी डाटा, अनारकली जैसी इतनी बड़ी मार्केट जिसकी 20,000 दुकानें और सिर्फ 600 टैक्स फाइलर हैं,
वो भी आगे टैक्स फाइलर में प्रॉफिट कितनों ने शो किया, कितनों ने नुकसान शो किया, वो एक अलग बहस है। 20,000 में से 600 दुकानदार टैक्स फाइलर है, और आपसे, इस कौम से, इस मुल्क से जो टैक्स मिडल मैन चार्ज करता है, वो अगर हुकूमत के खजाने में नहीं आता तो जो साइल है वो तो पे कर रहा है, लेकिन हुकूमत को नहीं आ रहा तो फिर किसकी जेब में जा रहा है। ये सारी तरजीहात रीसेट होनी है। अवाम ने हमारे उस रिफॉर्म एजेंडे के साथ खड़े होना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, और हमने आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि आप अपने आमदनी बढ़ाएं, अखराजात कम करें, और कर्जों के ऊपर ये मईशत जो है उसको अब नहीं चलाया जा सकता। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट क्वेश्चन जी मतीन साहब प्लीज, माइक उनके पास, माइक उसके बाद तफसील से रोशनी डाली तमाम इश्यूज पे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक बरस से मुल्क मुसलसल सियासी महाजराई, खलफशार और अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसका इंतहाई बुरा असर मईशत पे पड़ा, और आज पूरे मुल्क में पहली दफा छोटे ताजरों ने स्ट्राइक किया। मेरा सवाल ये है कि आप उनको सिस्टियन माफिया करार दे रही हैं, उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर खान को सिस्टियन माफिया करार दिया गया है, ब्लेम गेम चल रही है, वीडियो स्कैंडल सामने आ चुके हैं। ये सारा सियासी दंगल बाहर मैदान में, और ये दंगल पार्लियामेंट हाउस सवाल करें ना जी, सेनेट में ये कब खत्म होगा? और दूसरा, सहाफियों और एंकर्स के लिए स्पेस लिमिटेड होती जा रही है। आप टॉप लेवल पे SAPMA फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करने की आप ये बताएं। फिर सवाल नहीं है जी, सवाल तो करें ना, मेहरबानी करें। तकरीर मेरा काम है, ये आप करेंगे। एलिमेंट्स हैं जो सहाफियों और एंकर्स के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की स्पेस को लिमिटेड कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस हाल में, और पाकिस्तान के तमाम देखने वाले और सुनने वाले जो हैं, उनको मैं ओपनली चैलेंज कर रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा सहाफ़ी है जो चाहता है वो नहीं लिख रहा, और वो जो चाहता है वो नहीं बोल रहा, और कौन सा ऐसा एंकर है कि जो करना चाहे वो नहीं कर रहा, और वो प्रोग्राम के अंदर सब्सटेंस जो देना चाहे, नैरेटिव जो बिल्ड करना चाहे, किसी एक का नाम मुझे बता दें। और अगर पाकिस्तान के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पैमरा जो है वो PTI की हुकूमत ने नहीं बनाया, अदालतों का कन्विक्टेड कोई भी शख्स है जो सजा याफ्ता है और उसको सजा हो चुकी है, और अगर वो लाइव तकरीरें करके, आपने वो भी दिखाई हैं, आपने अदारों पे बराह रास्त हमले भी दिखाए हैं, आपने कौमी सलामती को चैलेंज करते हुए डॉन लीग्स की शक्ल में बयानियां भी बार बार बयान की है, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन ट्विटर, आपके ट्वीट जिस तरह चाहे आपके चल रहे हैं, लेकिन नहीं, किसने बंद की है, किसका बंद हो? हमारी तरफ से मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि अगर किसी सहाफी का, चैलेंज करती हूं कि अगर मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं आपके राइट के लिए आपकी वॉइस हूं, और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो बुनियादी हक है उसको प्रमोट करती हूं, और इमरान खान साहब सबसे पहले आपके उस हक को एंडोर्स करते हैं। इसके अलावा कुछ दिल पुशौरी करने वाले अफराद जो सहाफत को एडवेंचरिज्म बना के पाकिस्तान के सॉवरेनिटी से खेलें, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को गिरवी रखें, और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सबूताज करें, उसमें मेरे से ज्यादा आप मुहिब्बे वतन है। मेरे बोलने से पहले आप लोग जो हैं वो खुद उनसे लाताल्लुक होते हैं, तो लिहाजा जो पाकिस्तान की काज के साथ खड़ा है, जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा है, जो पाकिस्तान के राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के साथ खड़ा है, मैं उसका मुकदमा हर फोरम पे लड़ने के लिए तैयार हूं। और अगर कहीं
किसी सहाफ़ी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी ताकत हूँ, आप मुझे बताएं और हर फोरम पे मैं आपके साथ खड़ी नजर आऊंगी। और ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, ये फॉरेन एजेंडा, ये किसी को खुश करने के लिए पाकिस्तान की, क्योंकि इस वक्त बहुत अहम दौरे पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान मुखालफिन को ये दौरा एक आंख नहीं भा रहा और उस दौरे के ऐलान होने के बाद अपोजिशन में अरमानों पे भी औस पड़ी हुई नजर आ रही है। तो जिनके अरमानों पे औस पड़ी है वो किसी न किसी सहाफ़ी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करके बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज मार्केट करना चाहते हैं। उन साजिशी हथकंडों को भी आप समझें और पाकिस्तान के साथ खड़े हों। हमें आप सबका तावन चाहिए। बहुत शुक्रिया।